अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ इजाज़ अहमद। तो आज का जो मेरा टॉपिक है ना वो है रिकेट्स। रिकेट्स का मतलब होता है कि हमारे पास बोन का टेढ़ापन, सिंपल इसको बोलते हैं, ठीक हो गया। इसमें हमारे पास जो बोन्स की जो बोन्स बनती है ना वो टेढ़ी बन जाती है, ठीक हो गया। बोन सही तरीके से डेवलप नहीं हो पाती। तो रिकेट्स क्या है? रिकेट इज़ ए मेटाबॉलिक डिजीज़ है। ये हमारे पास क्या है? मेटाबॉलिज्म, जैसे को आपको पता है ये मेटाबॉलिज्म क्या होता है? एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म, किसी चीज़ का बढ़ना किसी चीज़ का टूटना। ये हमारे पास बोन के लेवल पर हो रहा है कि बोन के हमारे पास बोन बन रही है, बोन टूट रही है। डेट इज़ यूनाइक टू चिल्ड्रन। ये बहुत ज़्यादा जो होता है ना ये हमारे पास होता है चिल्ड्रन में हो रहा है, बच्चों में हो रहा है। It is caused by a failure of mineralization of osteoid tissue in a developing skeleton। तो ये होता क्या है हमारे पास? इसमें हमारे पास जो मिनरलाइजेशन होती है ना वो नहीं हो पा रही थी। मिनरलाइजेशन मतलब क्या? जो मिनरल्स हमारे पास बोन को चाहिए होते हैं ना वो सही तरीके से वहाँ पर डिपॉजिट नहीं हो रहे होते। इसकी वजह से हमारे पास ये मसले आ रहे थे, पार्टिकुलरली एट ग्रोथ प्लेट। अब हमारे पास जो ग्रोथ प्लेट्स होती है ना, ग्रोथ प्लेट्स को पता है आपने, वहीं से बोन ने ऊपर की तरफ बढ़ना होता है। तो उस लेवल पर आकर क्या होता है कि हमारे पास मिनरलाइजेशन नहीं हो रही थी, वहाँ पर मिनरल नहीं आ रहे होते। मिनरल्स कौन से हो सकते हैं? जैसे कि कैल्शियम और फॉस्फेट, विटामिन डी वगैरह, ठीक हो गया। इम्परफेक्ट कैल्सिफिकेशन, अब वहाँ पर कैल्शियम सही तरीके से इम्परफेक्ट कैल्सिफिकेशन यानी कैल्शियम वहाँ पर अंदर को जमा नहीं हो रहा, ठीक हो गया। रिजल्टिंग इन सॉफ्ट एंड स्केलेटन डिफॉर्मिटी आ जाएगी। अब हमारे पास जो बोन है उसमें, अब ये देखें ना ये बोन है, इसमें बोन में हमारे पास क्या है जी? बोन में सही तरीके से कैल्शियम ही नहीं भरा है। एक पाइप है इसमें हमने कैल्शियम नहीं भरा। कैल्शियम नहीं बढ़ने की वजह से क्या होगा? अब ये अंदर से क्या है? खोखली है, वीक है, कमज़ोर है। सॉफ्ट एंड स्केलेटन डिफॉर्मिटी। अब जो सॉफ्ट बनेंगी वो टेढ़ी मेढ़ी बनेंगी और सॉफ्ट बोन बनेगी, ठीक होगी। अभी हम देखते हैं कि हमारे पास विटामिन डी। अब ये विटामिन डी के बारे में हमने ये अलहदा से एक चीज़ डिस्कस करनी है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब विटामिन डी आपको पता है बोन्स के लिए, अब जब आप डॉक्टरों के पास भी जाते हैं वो आपको विटामिन डी लिख के दे देते हैं। जो आर्थोपेडिक वो भी ज़्यादा ज़्यादा विटामिन डी लिख के देते हैं। अब ये क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा बताऊँगा। विटामिन डी ये और ना फैट सोल्यूबल विटामिन है जो कि हमारे लिए हमारे नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ बोन्स, टीथ, इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आपको पता है आप के कैल्शियम की अब्ज़ॉर्प्शन के लिए, फ़ॉस्फ़ेट की अब्ज़ॉर्प्शन के लिए भी हमारे पास विटामिन डी का होना लाज़मी है। ठीक हो गया? ये हम देखते हैं किस तरीके से ये ज़रूरी है। विटामिन डी जो है ना डेफिशिएंसी मेक इट डिफ़िकल्ट फॉर द बॉडी मेंटेन सफिशिएंट लेवल ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट। अभी जब विटामिन डी की कमी होगी तो जो हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन होगी, जो इंटेस्टाइन है वहाँ से कैल्शियम और जो फॉस्फेट है ना उसकी अब एब्जॉर्प्शन भी सही तरीके से नहीं हो पाती है, ठीक हो गया। व्हेन जब ये हमारे पास होता है तो हमारे पास क्या होती है? द बॉडी प्रोड्यूस ए हार्मोन दैट कॉजेस कैल्शियम एंड फॉस्फेट टू रिलीज फ्रॉम द बोन्स। अब हमारे पास जब विटामिन डी हमारे पास सही तरीके से रिलीज हो रहा होता है तो हमारे पास क्या होता है? हमारे पास व्हेन दिस हैपन द बॉडी प्रोड्यूस ए हार्मोन दैट कॉजेस कैल्शियम एंड फॉस्फेट रिलीज फ्रॉम द बोन्स। तो वो बोन से क्या होता है? रिलीज होना शुरू हो जाता है। अभी बोन के अंदर रहना चाहिए था, अभी क्या है? बोन से वो बाहर निकल रहा है। यानी कि जो हमारे पास बोन के अंदर रहना चाहिए अब बोन के बाहर आ रहा है। व्हेन द बोन लेक्स दीज मिनरल दे बिकम वीक एंड सॉफ्ट। अब मैं आपको सिंपल वे में समझाता हूँ ये क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। विटामिन डी जो है ना ये क्या करवाता है? ये हमारे पास ब्लड से लेता है हमारे पास कैल्शियम, फॉस्फेट और उनको किस तरफ लेके जाता है? बोन की तरफ लेके जाता है। अब वो बोन में डिपॉज़िट होंगे, किसमें डिपॉज़िट होंगे? बोन में डिपॉज़िट होंगे। बोन में डिपॉज़िट होंगे तो बोन स्ट्रॉन्ग होगी। लेकिन जब विटामिन डी की कमी आती है तो हमारे पास क्या होता है? वही जो मिनरल्स हैं वो हमारे पास बोन से निकल कर कहाँ चले जाते हैं? ब्लड में वापस जाना शुरू कर जाते हैं।
अभी वहाँ बोन में तो ये मिनरल नहीं प्रेजेंट है, तो बोन क्या होगी, बोन वीक होना स्टार्ट हो जाएगी। ये लिखी ना, ये लाइन लिखी, व्हेन द बोन लैक्स दीज मिनरल, जब उनके पास ये मिनरल नहीं होते, दे बिकम वीक एंड सॉफ्ट। दिस कंडीशन अफेक्ट बोथ मेल एंड फीमेल इक्वली। कहते हैं मेल, ये अब क्या होती है, मेल में भी होती है, ये फीमेल में इक्वली हो रही होती है इफेक्ट। बिगेन्स इन चाइल्डहुड, टिपिकली अब इनकी एज क्या है जिसमें ये हमारे पास ये मसला क्रिएट कर रही होती हैं। ये हमारे पास 3 and 18 मंथ्स में ये ज़्यादातर बच्चों में, मैंने बताया ना ज़्यादातर बच्चों में ये होता है। ये 3 और 18 जो मंथ्स है ना, उसमें ये ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा होता है। अभी हम बात करने वाले हैं कि हमारे पास विटामिन डी कहाँ कहाँ से हासिल होता है। ये हमें दूध से भी विटामिन डी हासिल होता है, एग से भी विटामिन डी हासिल होता है, और फिश से भी हमारे पास विटामिन डी हमें मिल रहा होता है। ठीक हो गया, दूध आप पी सकते हैं, दूध इज़ अ परफेक्ट डाइट, इसमें एवरी मिनरल्स होते हैं। एग से भी आपको मिलेगा और फिश से भी। ठीक है, अभी रिकट्स में क्या क्या होता है, ये आप एक पिक्चर देखिए अच्छे तरीके से। हमारे पास जो सर का जो शेप रहता है ना, वो हमारे पास नॉर्मल से एबनॉर्मल होना शुरू, अनयूजुअल स्कल शेप होगा, देख सकते हैं हम। और हमारे पास जो स्पाइन है उसकी जो कर्व है ना, वो भी नॉर्मल कर्व से एबनॉर्मल होगी, अनयूजुअल कर्व शेप होगी। फिर हमारे पास दांतों में प्रॉब्लम आएगा, डेंटल प्रॉब्लम होगी। मसल जो हमारे पास है वो वीक होंगे। फिर हमारे पास जो लेग्स है ना, वो बोर्ड लेग्स होंगे। बोर्ड लेग्स आपने देखोगे, जो लोग होते हैं बतख बतख की तरह चलते हैं, वो बोर्ड लेग्स में। फिर हमारे पास एंकल होते हैं, वो वाइड वाइड होते हैं, चौड़े चौड़े एंकल्स होते हैं। ठीक हो गया, फिर हमारे पास पैथोफिजियोलॉजी देखते हैं कि इसमें मसला आया गया था। तो मैंने पहले आपको बता दिया था कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। तो हमारे पास जब विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी तो डिफेक्टिव मिनरलाइजेशन ऑफ ऑस्टियोइड एंड ग्रोथ प्लेट, और जो ग्रोथ प्लेट्स हैं और जो ऑस्टियोइड हैं, उनमें अब मिनरलाइजेशन तो हुई नहीं, वो डिफेक्ट हो गए, अब उनमें डिफेक्ट आना शुरू हो जाएगा। हम देखते हैं कि चाइल्डहुड रिकेट सिम्टम्स, सिम्टम्स क्या आ रहे होते हैं। सिम्टम्स हम देखते हैं क्या आ रहे होते हैं, तो देखते हैं क्या आ रहे थे। इसमें हमारे पास बोन है ना, उसमें पेन हो जाएगी और टेंडरनेस होगी, मतलब कि छूने से भी आपको पेन होगी, है ना, बोन वीक है। मस्कुलर वीकनेस हो जाएगी। ठीक हो गया, फिर हमारे पास ग्रोथ है वो डिलेड हो जाएगी। ठीक है, फिर बॉल एग्स नॉक नहीं हो सकता है, पोर पोस्चर, क्योंकि देखिए ना, अब मसला कहाँ आ रहा है, मसला क्या है, उसमें मसला आ गया हुआ है बोन्स में। उनकी जो बनावट है वही ठीक नहीं है, और वो कमज़ोर है, वो वीक है। जब वो कमज़ोर और वीक होंगी तो ये ज़ाहिर है इशू आने ही आने हैं। फिर हमारे पास सीजर्स झटके लगने शुरू हो जाते हैं, डेंटल प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है, रिस्क ऑफ फ्रैक्चर, अब जगह बोन तो वीक है तो हमारे पास फ्रैक्चर के चांसेस भी बढ़ जाने हैं। फिर हमारे पास शॉर्ट स्ट्रेचर होता जाता है, हाइट भी उनकी शॉर्ट रह जाती है। अभी हम देखते हैं कि हमारे पास एक काजेज़ क्या है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। अब न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी में मैंने पहले बताया कि अब बंदे को विटामिन डी आप ले ही नहीं रहे, इनएडिक्वेट्स ले नहीं रहे। अब लेना कि कहाँ-कहाँ से है? हम डाइट से ले रहे हैं, डाइट के इनटेक में डी, विटामिन डी, कैल्शियम और फॉस्फेट की कमी है, या हम सनलाइट, अब देखिए ना, सनलाइट से भी हमें विटामिन डी हासिल हो रहा होता है, सनलाइट का एक्सपोज़र लेने से। ठीक हो गया, अब ये हमारे पास जब हमारे पास लाइट पड़ती है ना स्किन पर, तो हमारे पास जो विटामिन डी वो एक्टिवेट हो जाता है, पड़ा होता है हमारे पास, लेकिन वो जब सनलाइट उस पर पड़ती है वो एक्टिवेट हो जाता है। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग विदाउट विटामिन डी सप्लीमेंट, अब हमारे पास जो ब्रेस्ट फीडिंग बच्चों करवा रहते हैं डी, विटामिन डी की सप्लीमेंट के बगैर, तब भी हमें ये प्रॉब्लम आ रही होती है। मेल न्यूट्रिशन, हमने खुराक जो खा रहे हैं उसमें इन तीनों चीज़ों की कमी है। मैटरनल विटामिन डी डेफिशिएंसी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी काजेज कॉन्जेनिटल रिकेट्स, अब पैदाइशी रिकेट्स भी हो सकता है। वो किस तरीके से हो सकता है कि जो वालिदा थी, उन्होंने एक बच्चे की है ना वालिदा थी,
उसने विटामिन डी को इनटेक ही बहुत कम किया है, यानी कि किया ही नहीं, तो उसकी वजह से भी हमारे पास प्रॉब्लम आ जाती है। अभी कुछ और भी हैं, हेपेटिक कासेस भी आ जाते हैं, क्रोनिक लिवर डिजीज़ है। तो लिवर भी क्या करता है हमारे पास विटामिन कन्वर्जन करता है विटामिन डी को, जो इनएक्टिवेट होता है उसको एक्टिवेट करता है। तो अब जब एक्टिवेट ही नहीं होगा तो वो काम कैसे करेगा, ठीक है। फिर हमारे पास जेनेटिक डिसऑर्डर आ जाते हैं, हाइपोफॉस्फोथीमिया, यानी कि कुछ लोगों में वैसी फॉस्फेट्स की कमी होती है। तो ये हमारे पास भी आ जाता है, इधर रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर है, ये हमारे पास बहुत कम पाया जाता है। ये अब नॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ बोन्स एंड टीथ की वजह बनता है, प्री मैच्योर बर्थ हो जाना और डार्कन स्किन वगैरह। अभी हम इसको डायग्नोज कैसे करते हैं, कैसे हमें पता चलेगा कि इसको रिकट्स हो गए। क्लिनिकल फीचर्स होते हैं कुछ, ये देख सकते हैं आप, ये पिक्चर्स लगी हुई है, इसमें वो बोन है ही टेढ़ी। ये देखिए नॉर्मल बोन और रिकेट्स की बोन में फ़र्क पता चलता है कि वो बो लेग होगी, नॉक नहीं होगी, ठीक हो गया। बोन डिफॉर्मिटी होगी, ग्रोथ रिटार्डेशन, उसकी ग्रोथ सही तरीके से नहीं हो रही होगी। बायोकेमिकल एबनॉर्मेलिटीज़ अगर देखें तो हमारे पास लो कैल्शियम और फॉस्फेट लेवल होगा। फिर अगर हम एक्सरे देखें तो हमारे पास बोन डिफॉर्मिटी हमें मिलेगी। ब्लड और यूरिन टेस्ट भी हम कर सकते हैं टू मेजर द लेवल ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट इन ब्लड। अभी हमारे पास कॉम्प्लिकेशन क्या आएगी, क्या क्या मसले आ सकते हैं। जैसे कि हमने देखा कि हमारे पास बो लेग्स थी, पेल्विक की डिफॉर्मिटी थी, परमानेंट जो थी हमारे पास परमानेंट स्केलेटल डिफॉर्मिटीज़ आ जाती हैं। ग्रोथ रिटार्डेशन, ग्रोथ जो नॉर्मल हो रही होती है वो नॉर्मल नहीं हो रही होती। अब पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स हो सकता है, कोई भी फ्रैक्चर्स हो सकता है आसानी से, क्योंकि बोन भी सॉफ्ट हुई पड़ी है। डेंटल एबनॉर्मेलिटीज़ आ सकती है, दांतों में प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक हो गया। फिर हमारे पास टेटनी और कन्वल्जन भी हो सकता है, क्योंकि हमारे पास कैल्शियम का लेवल भी लो है। अभी हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो विटामिन डी की आप थेरेपी करवा सकते हैं इस बंदे को। हम कैल्शियम सप्लीमेंट दे सकते हैं, हम सनलाइट उसको कहेंगे कि आपने पर डे ना 30 से लेकर 45 मिनट तक आपने धूप लेनी है, ठीक हो गया। ट्रीटमेंट ऑफ अंडरलाइंग काजिंग इस तरीके से हो सकता है कि अगर उसको मेल एब्जॉर्प्शन है तो उसको हम एब्जॉर्प्शन, उसको विटामिन डी की एब्जॉर्प्शन सही तरीके से नहीं हो रही, ठीक है। वो कैल्शियम हो तो एब्जॉर्प्शन के लिए मेडिसिन देंगे। अगर रीनल और हेपेटिक डिजीज़ है तो हम उस पर काम करेंगे। आर्थोपेडिक मैनेजमेंट अगर देखें तो हम ब्रेसिस और सर्जरी कर सकते हैं अगर उसको कोई सीवियर प्रॉब्लम है, सीवियर डिफॉर्मिटी आ गई। फिर अगर हम फ़िज़ियोथेरेपी मैनेजमेंट की बात करें तो फ़िज़ियोथेरेपी मैनेजमेंट हम किस तरीके से कर सकते हैं। हम असेसमेंट करेंगे कि आया कि उसके मसल्स की स्ट्रेंथ कैसी है, रोम कैसी है, पोस्चर कैसा है, गेट कैसा है। पोस्चर होता है वो किस तरीके से खड़ा खड़ा होना, बैठना, किस तरीके से बैठता है, ये पोस्चर होता है। गेट होता है वो उसके जो चलने का स्टाइल है वो कैसा है। ठीक हो गया। आइडेंटिफ़ाई करें डिफ़ॉर्मिटी, हम ये देखेंगे कि उसको बो लेग्स हैं, नॉक नहीं है या स्पाइनल कर्वेचर है, तो उस लिहाज से फिर ट्रीटमेंट सेट करेंगे। फिर हम क्या करते हैं, पेन को असेस करते हैं, फंक्शनल लिमिटेशंस को असेस कर लेते हैं। फिर हम पेन मैनेजमेंट कैसे करते हैं, उसको जेंटल मसाज कर सकते हैं। यानी मसाज वो एक होता है ना, लोग मालिश करना शुरू कर देते हैं, मालिश नहीं करनी, जस्ट ऊपर-ऊपर से सुपरफिशियली मसाज देनी है, और हॉट पैक्स भी लगा सकते हैं। फिर हम मस्कुलर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करवा सकते हैं। हम ये आइसोमेट्रिक से स्टार्ट करवाएँगे, फिर एक्टिव और फिर रेसिस्टिव एक्सरसाइज की तरफ आना शुरू कर देंगे। फिर हम करेंगे रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज़। रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज मैंने पहले बता दिया। रोम एक्सरसाइज करवाएँगे, उसकी रोम पूरी करवाएँगे, फिर पोस्चरल ट्रेनिंग करवा सकते हैं, फिर गेट ट्रेनिंग करवा सकते हैं, बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन एक्सरसाइज करवा सकते हैं, फिर हम फंक्शनल ट्रेनिंग भी करवा सकते हैं। अब आर्थोपेडिक में हम क्या उसको करवा सकते हैं, आर्थोपेडिक हम उसको उसकी जो डिफ़ॉर्मिटीज़ हैं या फिर वो गलत तरीके से उसकी पोजीशनिंग है उसको सेट करने के लिए हम ब्रेसिस को और स्प्लिन का यूज़ कर सकते हैं, ताकि उसकी जो डिफ़ॉर्मिटी है वो सही हो जाए। अब इसकी एक एग्ज़ाम्पल है नी एंकल फुट ऑर्थोसिस, ठीक हो गया। अब हम पेरेंट्स को एजुकेट करेंगे, फिर हम
फ़ॉलो अप एंड रीअसेसमेंट, यानी इसको करेंगे, फ़ॉलो करेंगे उस चीज़ को, और फिर हम दोबारा उसको असेस भी करते रहेंगे आगे कितनी इम्प्रूवमेंट है। ओके, आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई। अल्लाह हाफ़िज़।